स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है वाह रे हमदर्द। यह चैप्टर घनश्याम अग्रवाल नामक लेखक द्वारा लिखा गया है। तो पहले हम लेखक का परिचय करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने लेसन की ओर बढ़ेंगे। लेखक घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 में महाराष्ट्र राज्य के अकोला शहर में हुआ। उन्हें बचपन से ही मतलब जब से वह पढ़ाई करना उन्होंने शुरू किया या फिर जब वह पढ़ाई कर रहे थे तब से ही उनको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उनके इसी शौक़ की वजह से उनके जो लेखन की कला है उसका विकास हुआ। उनकी एक प्रमुख विशेषता यह थी कि वो अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते थे, जो भी घटनाएं देखते थे, उन घटनाओं को हास्य रूप देकर या फिर उसकी आलोचना करते हुए, उस पर व्यंग कसते हुए उसको लिखते थे। और उनकी जो प्रसिद्धि है या फिर लोकप्रियता है वह भी अखिल भारतीय मंच पर इसी कारण हुई और इसी रूप में हुई कि वह क्या है, एक हास्य व्यंग कवि है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं, जैसे हंसी घर के आईने जो कि हास्य व्यंग है, आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी ये हास्य कविता संग्रह है, अपने अपने सपने यह लघु कथा संग्रह है। अब हम अपने लेसन की ओर बढ़ते हैं। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। पहले हम यह जान लेते हैं कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो देखो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था यह दोनों अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से एकदम अपोजिट है। अब अपोजिट होने का मेन रीज़न यह है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उस पर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बिल्कुल नहीं होता, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसका इंटरफेरेंस होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो प्रॉफिट मेकिंग होती है, मतलब उसका मेन उद्देश्य यह होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमाए, फ़ायदा कैसे कमाए। और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मेन उद्देश्य होता है वो जन कल्याण होता है, मतलब मार्केट में आने वाली जो चीज़ें हैं वो सभी लोगों को समान रूप से मिलनी चाहिए, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका जैसे शहरों में अपनाई जाती है और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वो रशिया में अपनाई जाती है। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर मिश्र अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है, मतलब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो लेखक कहते हैं कि एक दिन वह पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का भाषण सुनकर अपने घर की ओर जाते रहते हैं, तभी उनके सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है। तो अब वह क्या कहते हैं कि भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया था या कार को गुस्सा अधिक आया था, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखती हुई आपस में जा भिड़ी। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। देखो, इसको ना हम एक एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझते हैं कि मान लो कोई टीचर आपको ना एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आने के लिए ना बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बहुत ही अच्छा लेक्चर दे रहा है। तो ना जब तक आप उस लेक्चर में बैठे रहते हो ना तब तक आप सोचते हो कि नहीं मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, इस बार मैं फ़र्स्ट आके रहूँगा, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें तुम सोचते हो। और घर पे जाने के बाद ना डिसाइड करते हो कि नहीं अब से मैं पढ़ाई करना शुरू करूँगा और जैसा टीचर ने बोला है मैं वैसा ही करूँगा या करूँगी। देखो, यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ना जब हम कोई भी चीज़ सुनते हैं या फिर देखते हैं तो वो चीज़ें ना कुछ समय तक, कुछ दिनों तक हमारे दिमाग में घूमती रहती है। सेम लेखक के साथ भी ऐसा हुआ कि उनके ऊपर भाषण का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि वो कार से जाकर टकरा गए। उन्होंने कहा है कि जो कार है वो और उनकी साइकिल आपस में विरोधी की तरह टकराए। विरोधी यहाँ पर इसलिए यूज़ किया गया है कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पूंजीवादी और समाजवादी ये दोनों आपस में क्या एकदम से ही अपोजिट है। तो लेखक के कहने का मतलब है कि कार वाला और साइकिल
ये दोनों आपस में विरोधी थे कि मतलब उसमें से एक पूंजीवादी के साइड था और दूसरा समाजवादी के साइड था। इस प्रकार दोनों आकर आपस में टकरा गए और इन दोनों के बीच टांग अड़ाने की वजह से, टांग अड़ाना मतलब दखल देना, दखल देने की वजह से लेखक का क्या हुआ, एक पैर फ्रैक्चर हो गया। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत जिंदा है, इस चीज़ को दिखाने के लिए कुछ लोग लेखक की तरफ दौड़े। अब इंसानियत जिंदा है या फिर कायम है, ऐसा यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि देखो आजकल हमने भी कई बार देखा है कि अगर कहीं पे कोई भी दुर्घटना होती है ना, तो लोग पहले फ़ोन निकाल के उसका वीडियो बनाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे और उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे, बजाय इसके कि जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई है वो उसकी हेल्प करें। आगे लेखक कहते हैं कि आंखें खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंखें खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? अब यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि जब उनको होश आया तो वो एक बेड पर पड़े हुए थे, बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनके आजू बाजू में कुछ जान पहचान के और कुछ अनजान चेहरे उनको दिखाई दे रहे थे। और जैसे ही लेखक को होश आया वैसे ही उन जान पहचान और अनजान चेहरों में थोड़ी सी राहत आई कि चलो कम से कम इनको होश तो आ गया। और उसी समय लेखक ने उन सभी को कहराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेज़ी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। तो जैसे ही लेखक पूछते हैं कि मैं कहाँ हूँ, वैसे ही उन सब में से एक व्यक्ति बोलता है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो और उसके प्राइवेट वार्ड में हो। आपका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट की वजह से आपका जो पैर है वो फ्रैक्चर हो गया है, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं। और वो इतना फटाफट आंसर देता है कि लेखक को ऐसा लगता है कि मानो वो कब से यही वेट कर रहा था कि चलो कब इनको होश आएगा और इनको सब कुछ बता के मुझे छुट्टी मिल जाएगी। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। लेखक को पता चलता है कि उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तब वो अपनी पैर की ओर देखते हैं तो उनका एक जो पैर है वो बिस्तर पर ही रहता है, लेकिन जो दूसरा पैर है जिसमें उनको चोट लगी हुई रहती है वो रेत की थैली पर अटकाकर एक स्टैंड के सहारे लटकाया रहता है। और उसी समय उन्होंने कहा है कि उनको एक मुहावरा याद आता है कि टांग टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में आना। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति का टांग टूटेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, सार्वजनिक अस्पताल में जाना पड़ेगा। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। देखो लोग ना सार्वजनिक अस्पताल को ना अच्छा नहीं मानते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती है। और इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि जैसे ही उन्होंने सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुना वैसे ही वो काँप उठे। देखो अस्पताल ना कोई भी शौक़ से नहीं जाना चाहता है, उनकी मजबूरी होती है कि उन्हें वहाँ पर जाना पड़ता है। ठीक है कि मतलब उनको अगर कोई बड़ी बीमारी होगी, कोई भी इलाज करवाना है तभी लोग अस्पताल जाते हैं। तो इसीलिए लेखक यहाँ पे कहते हैं कि अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द है। देखो खतरनाक शब्द का यहाँ पर उपयोग इसलिए भी किया गया है क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद ना हमें बहुत परेशान होना पड़ता है, चाहे वो मेंटली परेशानी हो, फिज़िकली परेशानी हो या फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हॉस्पिटल जाने के बाद फेस करना पड़ता है और जिसकी वजह से यहाँ पर अस्पताल को खतरनाक कहा गया है। और जब बात गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हो
तो हमें पता है कि वहाँ की जो फैसिलिटी होती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आत्मा से परमात्मा के मिलन, कि मतलब जो व्यक्ति मरने वाला नहीं भी होगा ना, वो भी सार्वजनिक हॉस्पिटल में जाके मर जाएगा। ऐसी हालत सार्वजनिक अस्पतालों की हो गई है। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि जो पैर टूटना था ये उनके साथ मात्र एक छोटी सी घटना थी, लेकिन वो सार्वजनिक अस्पताल में आ गए, ये उनके लिए एक बड़ी दुर्घटना के बराबर था। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को ख़ास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ़ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। देखो, अगर कोई भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, वो बीमार है, उसकी तबीयत ख़राब है, तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा उसको आराम करने की सलाह देते हैं। लेकिन हमसे उस समय इतने ज़्यादा लोग मिलने के लिए आते हैं कि मरीज को वो आराम मिल ही नहीं पाता है। और इसीलिए यहाँ पर जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मतलब जो मरीज है उसका आराम हराम हो जाता है। मान लो कि तुम्हें डॉक्टर ने कहा है कि तुम खाना खा के दवाई खा के आराम करो, और जैसे ही तुम दवाई खाकर सोना शुरू करते हो वैसे ही तुमसे कोई मिलने आ जाता है, तो तुम्हारा वो जो आराम करने का टाइम है वो वेस्ट हो गया। उसके बाद उसके जाने के बाद तुम सोचते हो चलो ठीक है अब मैं आराम कर लेता हूँ, लेकिन तब तक दूसरा कोई तुमसे मिलने आ जाता है। तो इस प्रकार जो मरीज़ होता है ना, उसको प्रॉपर जो रेस्ट है वो मिल नहीं पाता है। और दूसरी बात उन्होंने यहाँ पे ये भी कही है कि जो जनरल वार्ड होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि एक फ़िक्स टाइम होता है जहाँ पर सभी लोग मरीज़ को आकर मिल सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट वार्ड होता है उसमें कभी भी कोई भी कितने भी लोग कितने भी समय के लिए आ सकते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को वहाँ पर आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। और कुछ लोग तो इस प्रकार से मिलने के लिए आते हैं कि मान लो वो सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए आए हो कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था या फिर मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो आप हमसे मिलने आए थे और आज आपकी तबीयत ख़राब हुई है, आपको हॉस्पिटल में आना पड़ा, तो आपको देखने के लिए हम भी आए हैं। और हॉस्पिटल में आने के बाद वो घंटों घंटों बेतुकी बातें कर कर के मरीज को परेशान करते रहते हैं और उन्हें आराम नहीं करने देते। और मिलने आने वालों की इन हरकतों के कारण लेखक को ऐसा लगा कि उनकी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सबका आता है। लेखक कहते हैं कि उनको मिलने वालों में सबसे पहले वे लोग आए जिनको पहले कुछ हो चुका था, मतलब उनकी तबीयत ख़राब हुई हो या फिर उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ या फिर कुछ और तकलीफ़ उनको हुई हो और वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनको देखने के लिए लेखक गए थे। तो ऐसे लोग सबसे पहले लेखक को देखने के लिए आए और वो जब आते थे तो वो ऐसी बातें करते थे कि उनकी बातों से ऐसा लगता था कि वो कब से वेट कर रहे थे कि कब उनका पैर टूटे और वो उनको देखने जाए, और ताकि वो लेखक को बोल सके देखो जब मेरा ऐसा हुआ था तो तुम मुझे देखने के लिए आए थे और आज तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो मैं भी आया हूँ। तो इस प्रकार के लोग लेखक को मिलने के लिए सबसे पहले आए और उनके इस आने के तरीके में एक बात साफ नज़र आती थी कि वक्त सबका आता है, मतलब कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है और हर चीज़ हर किसी के साथ हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं।
खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। लेखक कहते हैं कि देखो, अगर किसी की भी तबीयत ख़राब है तो दर्द की वजह से वैसे भी मरीज को नींद नहीं आती है, और उसमें भी जब थोड़ा बहुत उसे आराम करने का समय मिलता है या फिर उसको नींद आने लगती है तो कोई ना कोई आकर उसको जगा देता है, उसे परेशान कर देता है। और इसमें वो लोग ज़्यादा करके होते हैं जो सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने के लिए आते हैं। उनको मरीज़ से कोई भी लेना देना नहीं होता है या फिर कोई भी लगाव नहीं होता है। वो तो सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो अपनी सूरत दिखा सके कि हाँ देखो, तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, तुम एडमिट थे, तो मैं तुमको मिलने के लिए आया था। इन सारी चीज़ों से परेशान होकर लेखक ने एक दिन सोचा कि अब चाहे जो भी हो जाए, मैं शांति से बिस्तर पर पड़ा रहूँगा और आंखें नहीं खोलूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को ज़ोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो देखो, जो फॉर्मेलिटी निभाने वाली बात है तो उसमें से एक उनके बॉस थे कि उनके जो ऑफिस के बॉस थे वो उनसे मिलने के लिए आते हैं, और जब वो देखते हैं कि लेखक सोए हुए हैं तो वो वहाँ से जाने के बजाय वो ये सोचते हैं कि अगर मैं चला गया तो लेखक को कैसे पता चलेगा कि मैं आया था। और इसीलिए वो धीरे धीरे लेखक को हिलाते हैं, उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन लेखक ने तो पहले से ही सोच के रखा था कि अब उनको उठना नहीं है, और इसीलिए लेखक आँख बंद करके पड़े रहते हैं। लेकिन जब इसके बाद भी लेखक नहीं उठते हैं तो उनके जो बॉस है वो क्या करते हैं, जहाँ पर लेखक को चोट लगी रहती है उस चोट वाले हिस्से को वो दबा देते हैं, और जिसकी वजह से लेखक दर्द के मारे चीखते हैं और उनकी आँख खुल जाती है। और उनकी आँख खुलते ही उनके जो बॉस है वो उनको पूछते हैं कि कहिए अब दर्द कैसा है। तो मतलब देखो, अभी जिस व्यक्ति को पता है कि हाँ सच में सामने वाले व्यक्ति की तबीयत ख़राब है, उसे आराम की ज़रूरत है, तो वो क्या करेंगे कि वो आएंगे, उनको देखेंगे और वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जो लोग सूरत दिखाने आते हैं तो उनको ये चीज़ जब तक फील नहीं, हाँ चलो कि कम से कम मरीज़ ने मुझे देख लिया कि मैं उसको मिलने आया था, तब तक वो वहाँ से जा नहीं सकते। उनमें से ही एक थे लेखक के बॉस। अब तीसरी बार उनसे मिलने के लिए कौन आता है वो यहाँ पर बताया गया है। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो अब तीसरी बार उनसे मिलने के लिए उनके मोहल्ले की सोनाबाई आती हैं। उनका कहना है कि जो मोहल्ले वाले होते हैं ना, वो अपनी फुर्सत के हिसाब से आते हैं कि जब उनको फ्री टाइम मिलेगा तब वो मरीज को देखने के लिए जाएंगे। और उसी प्रकार उनके मोहल्ले की जो सोनाबाई है वो अपने 4 बच्चों को लेकर लेखक से मिलने के लिए जाती हैं। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचती हैं तब लेखक को लगता है कि आज फिर कोई ना कोई दुर्घटना तो होने ही वाली है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होके ही रहेगी। और जो सोनाबाई है वो लेखक को दिखाते हुए अपने बच्चों से कहती हैं कि ये देखो चाचा जी। उनके दिखाने का तरीका कुछ इस तरीके से रहता है कि लेखक कहते हैं कि जैसे कि हम कभी चिड़ियाघर वगैरह में घूमने के लिए जाते हैं तो हमें कोई दिखाएगा कि वो देखो वहाँ बंदर है, तो सेम उसी प्रकार से जो सोनाबाई है वो अपने बच्चों को लेखक को दिखा रही थी। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था।
मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवाई की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवाई गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर से काँप गया। जब सोनाबाई अपने बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो उनके बच्चे अस्पताल में अलग अलग जगह पर खेलना शुरू कर देते हैं। एक कुर्सी पर चढ़ जाता है तो दूसरा मेज पर चढ़ जाता है। और सोनाबाई की जो छोटी लड़की थी वो दवाई की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगती है। और जब लेखक सोचते हैं कि वो उस बच्ची को रोके कि नहीं तुम कथकली डांस मत करो, ऐसा मत करो, नहीं तो दवा की शीशी गिर के फूट जाएगी, तब तक उनको रप रप की आवाज़ आती है। और जब वो दूसरी तरफ देखते हैं तो सोनाबाई का जो लड़का रहता है वो जो भी रेती की थैली रहती है उसको पंचिंग बैग समझकर उस पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और इतने में ही जो सोनाबाई की लड़की है वो क्या करती है, जो दवाई की शीशी है उसको गिरा देती है। तब सोनाबाई को गुस्सा आता है। वो थोड़ी देर अपनी बेटी को घूर के देखती है और उसके बाद हंसते हुए लेखक को कहती है कि भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवाई गई समझो बीमारी गई। ये सारी चीज़ें होने के बाद सोनाबाई वहाँ पर लगभग 2 घंटे रुकती है और मतलब वहाँ पर उतना लेखक का समय बर्बाद करती है। और जब वो जाने लगती है उसके बाद भी वो लेखक को ये कहकर जाती है कि मैं वापस आपको मिलने आऊँगी। और यह बात सुन के ही लेखक काँप जाते हैं कि जब वो आज आई उसने मुझे आज इतना परेशान किया, उसके बच्चों ने इतनी तकलीफ़ दी, तो जब वो अगली बार आएगी तो पता नहीं कितना परेशान करेगी। यही सोचकर लेखक काँप उठते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूर गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंखें मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे अच्छा भाई माफ़ करना, कहकर वह चला गया। तो मतलब लेखक क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं ना कि जिसकी कोई भी हद ही नहीं है। और ऐसे लोगों में वो लोग आते हैं जो दूर दूर से हमसे मिलने के लिए आते हैं। सेम ऐसे ही लेखक के साथ एक बार होता है कि एक आदमी आता है और वो टैक्सी से उतरते ही सीधा लेखक के कमरे में जाता है और उनकी छाती पकड़कर उनको गले लगाकर रोने लगता है। और जो कार वाला है उसको बुरा भला कहने लगता है। मतलब वो इतना ओवर एक्टिंग करता है कि पूछो मत। तब लेखक कहते हैं कि मतलब मुझे जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो क्यों इतना रो रहा था मुझे वो समझ में नहीं आया। और वो रोता हुआ व्यक्ति जब थोड़ा सा मतलब शांत होता है और अपनी गर्दन को ऊपर करता, मतलब सिर को उठाकर लेखक को देखता है, तब उसे पता चलता है कि मैं गलत व्यक्ति के कमरे में आ गया हूँ। और वो हंसते हुए माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है। और लेखक को ये कहता है कि आजकल जो लोग हैं वो सही मतलब जो ठीक एड्रेस है वो भी नहीं बताते हैं। मैं तुम्हारे कमरे में गलती से आ गया हूँ, अच्छा मुझे माफ़ करना, ये कहकर वो चला जाता है। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो लेखक कहते हैं
कि मतलब इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने वाले लोग होते हैं कि उनको ये भी नहीं पता चलता है कि वो सही व्यक्ति के साथ हैं कि गलत व्यक्ति के कमरे में चले गए हैं। और जब लेखक के साथ ऐसा होता है तो उनको उस आदमी से ज़्यादा अपनी वाइफ पे गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी वाइफ क्या सोचती है कि ये व्यक्ति इतना ज़्यादा रो रहा है तो शायद ये उनका कोई करीबी रिश्तेदार होगा या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड होगा, और जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, टैक्सी का पैसा उस आदमी का भर दिया था। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कहकर झोली से डायरी निकाली और लगे सुनाने। आसाम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी ये एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी लगी, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोलो बेटा अब भी मुझसे भागोगे। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित ना हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि लास्ट में उनसे मिलने के लिए एक और व्यक्ति आते हैं और उन्होंने ऐसा कहा कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी देखना नहीं पसंद करते, लेकिन वो भी हमसे मिलने के लिए ऐसे समय पर ज़रूर आते हैं। उनमें से उन्होंने बताया है कि उनसे जो मिलने आए थे उनका नाम था श्री लपकानंद, जो कि एक कवि थे जिनसे लेखक को मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमेशा उस कवि से दूर रहना चाहते थे, क्योंकि वो जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा बोर करते थे। वो बहुत ही उल्टी सीधी कविताएं बनाते थे और बिना कविता सुनाए लोगों को वो मानते नहीं थे, जिसकी वजह से सिर्फ लेखक ही नहीं बल्कि उनके शहर के सभी लोग परेशान थे। अब लेकिन वो हॉस्पिटल में आकर पहुंच गए और उस समय लेखक भाग भी नहीं सकते हैं। तो जैसे ही वो लेखक से मिलते हैं तो वो लेखक को कहते हैं कि वो 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में व्यस्त थे और इसीलिए मतलब उनको आने में देरी हो गई। लेकिन सचमुच वो क्या करते हैं, लेखक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। और वो रात भर लेखक के बारे में सोच रहे थे और मतलब उनको लेखक की इतनी ज़्यादा याद आ रही थी, वो लेखक की इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे थे कि उनकी याद में उन्होंने एक कविता लिख दी है और वो कविता निकाल कर सुनाने लगते हैं। कविता सुनने के बाद लेखक कहते हैं कि मतलब जब मैंने उनका चेहरा नोटिस किया तो उनकी एक आँख है वो ऐसा पूछने वाली है कि कहो कविता कैसी लगी, और दूसरी आँख उनकी इस तरीके से मतलब सवाल मुझसे पूछ रही थी, बोलो और मुझसे भागोगे। और इनसे छुटकारा पाने के लिए लेखक ने जल्दी जल्दी क्या किया, उनको चाय पिलवाई और उनको ये कहा कि जब हम फ्री में रहेंगे तब मैं तुम्हारी कविताएं सुनने ज़रूर आऊँगा, और ये कहकर उन्होंने उनको विदा कर दिया। अब लेखक भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर तुम्हें मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी है ना तो तुम खुशी खुशी तोड़ो, लेकिन मेरे ऊपर कृपया बस इतना करना कि मेरी टांग ऐसी जगह पर तोड़ना जहाँ पर मेरे जान पहचान का कोई भी ना हो, कोई भी मुझसे मिलने ना आ सके। क्योंकि ये जो मिलने के लिए आते हैं, जो हमें हमदर्दी जताने के लिए आते हैं, वो लोग बहुत ही बेदर्दी होते हैं। वो हमें हमदर्दी जताने भले ही आते हैं लेकिन वही लोग हमारा दर्द नहीं समझते।
ये जो लेसन है वो हंसी घर के आईने इस संग्रह से लिया गया है और इस लेसन में लेखक ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है कि जो भी मरीज होते हैं उनको लोग किस प्रकार से परेशान करते हैं और जो दुर्घटनाएं होती है उस दुर्घटना को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सामने रखा हुआ है और उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है कि हमदर्दी भी कभी कभी किसी तरह पीड़ादायी बन जाती है। यह बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हमें दर्शाने की कोशिश की है कि जो लोग हमें हमदर्दी जताने के लिए आते हैं वही लोग हमें कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। थैंक यू।